हेलो, नमस्कार साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिछले सारे लेक्चर्स को देखते हुए यहां तक पहुंचे होंगे। तो आज मैं लाइट सीरीज का 7वां लेक्चर लेकर आया हूं दोस्त। ये होगा हमारा लेक्चर 7। ठीक है। तो पिछले 6 लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था लाइट के इंट्रोडक्शन के साथ कि लाइट होता क्या है। पहले हमने लाइट को समझा था, उसके बाद हम लाइट के रिफ्लेक्शन को पढ़े थे, प्लेन मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को स्टार्ट कर चुके थे। रिफ्रैक्शन में भी हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्यों होता है। उसके बाद हमने ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी के बीच में डिफरेंस देखा था और उनको खूब अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा था कि आखिर डिफरेंस होता क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में। तो एक काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, आमतौर पे बच्चों को नहीं समझ आता कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी को सेम मानकर चलते हैं दोस्त। तो चूंकि आप द फ्यूसिस से जुड़े हैं, तो ये मेरा परम कर्तव्य बनता है और परम दायित्व बनता है कि मैं आपको इन छोटी छोटी चीजों का भी मतलब बताऊं और आपको फील कराऊं कि आखिर ये होता क्या है। सही है दोस्त। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन को समझा था, हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझा था। तो रिफ्रैक्शन क्या होता था? बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे अगर आपने कभी पेंसिल डिप किया हो पानी के जग में, है ना, कभी आपने पानी में वो पेंसिल डिप किया हो तो वो पेंसिल बेंड होता हुआ दिखता है दोस्त, है ना। ऐसे आप डिप करते हो तो वो हल्का सा बेंड दिखता है। आखिर वो क्यों होता है? आखिर वो बेंड क्यों दिख रहा है हमें? इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। वो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रेज बेंड होती हैं, इस वजह से वो पेंसिल भी हमें बेंड होता हुआ दिख जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। हम पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमने बहुत बातें नहीं की थी, लेकिन मैं एक बार वो टर्म यूज किया था कि स्नेल्स लॉज, अब मैं लिखाया था लॉज में दूसरा पॉइंट जब मैं आपको लिखा रहा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो म्यू के बराबर होता है दोस्त। और वो म्यू क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम और बातें करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये लेक्चर पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेडिकेटेड है दोस्त, है ना। इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। तो ये समझने से पहले मैं अपने कैमरे को देख लेता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आ न रहा हो। लेकिन मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मान लीजिए लाइट किसी मीडियम में जा रहा है ना, एयर से वाटर में जा रहा है। तो वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने का मतलब क्या होता था कि वो जो वाटर है वो लाइट को स्लो डाउन करेगा, धीरे करेगा, है ना। क्यों धीरे करता है वो? क्यों धीरे करता है बताया था मैं। देखिए, होता क्या है कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रहा है तो एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना। रेयरर होने का मतलब क्या है? इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? इसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं और दूर दूर हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं और दूर दूर हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और लाइट आ रहा है तो इसको बहुत कम हिंड्रेंस फील हो रहा है, मतलब बहुत कम हिंड्रेंस फील हो रहा है। हिंड्रेंस कम फील होने की वजह से लाइट वुप करके निकल रहा है, तेज निकल रहा है। जो ही ये लाइट वाटर में जाता है तो एयर के कंपैरिजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और पास पास हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और पास पास हैं। अब इससे क्या होता है कि जो ही मॉलिक्यूल बड़ा हुआ, लाइट क्या करता है? हिंड्रेंस फील करता है। हिंड्रेंस फील होने की वजह से लाइट स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है। ऐसे समझते हैं हम इस बात को। मान लीजिए आप कभी किसी सुबह उठे और दोस्त के साथ एकदम बाइक राइड पे निकल गए हो, है ना। अब बाइक पे निकले हो, एकदम खाली रोड है, कोई नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां हैं, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, है ना। एकदम जू 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 करके एकदम ऐसे लहरिया काटते हुए निकलोगे आप। लेकिन तब सोचो क्या होगा जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रोड पे,
बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी गाड़ियां हों, तो क्या आप उसी स्पीड से चलोगे? नहीं। जो ही मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। आप मतलब लाइट। जो ही लाइट को ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी दोस्त? स्लो हो जाएगी। समझ रहे हो? एनालॉजी समझना। जब रोड खाली है तो आप तेज भागोगे, जो ही भीड़ भाड़ आ गया तो आप क्या हो जाओगे? स्लो हो जाओगे। अब एयर क्या है? गैसियस मीडियम है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर से। मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब उसका मास ज्यादा होगा। अब मॉलिक्यूल्स भी हैं, मास भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी एयर से उसका ज्यादा है। कोई रिलेशन नहीं है मास और ऑप्टिकल डेंसिटी का, लेकिन फिर भी समझने के लिए बता रहा हूं कि उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है ना दोस्त। पानी में क्या मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। जो ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहे हैं तो लाइट क्या होगा? स्लो होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड पे अगर गाड़ियां ज्यादा होंगी तो आपकी बाइक भी स्लो हो जाएगी। सही है? ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही यही है कि तुम बताओ कि किसी मीडियम में लाइट कितना स्लो हो रहा है। किसी मीडियम में लाइट कितना स्लो हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दोस्त? इट इज द measure of it is the measure of speed of light in a medium। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, कितनी धीमी होगी, ये कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बता रहे हैं? लाइट की स्पीड बताता है हमें किसी भी मीडियम में, है ना। तो किसके कंपैरिजन में बताएगा? वैक्यूम के कंपैरिजन में बताएगा। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा आगे। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा और अगर लिखें तो और क्या है दोस्त? इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of speed of light in a medium। it is the ratio of speed of light in vacuum, लिख लेते हैं पहले। speed of light in vacuum to the speed of light in a medium। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है। किसका किसका? कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है ना। मान लो ये कोई दूसरा मीडियम है ना, कोई अलग सा मीडियम है ना, और ये वाला है वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम से जब लाइट जाएगी, वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम है ना। लाइट तो यूनिवर्स में सबसे तेज मूव करने वाली बॉडी है ना। बॉडी कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, तो समझो कि थिंग है, कोई एक वस्तु है जो सबसे तेज मूव कर रही है पूरे यूनिवर्स में। तो लाइट जो ही इससे किसी मीडियम में आई तो यहां उसको हिंड्रेंस फील हुआ। हाँ, जो ही इसको हिंड्रेंस फील हुआ, लाइट रेयरर से, ये वैक्यूम क्या होगा? रेयरर मीडियम होगा। रेयरर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो किधर मुड़ेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर हो जाता है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? v है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? c होती है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का लिखूं, इस मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा इस मीडियम का? तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान से देखना, एक एक बातों को खूब अच्छे से समझना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यही रेशियो ही तो है, डिवाइडेड बाय
स्पीड ऑफ लाइट इन ये वाला मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, इसको हम c ले लेते हैं और इस मीडियम में लाइट की स्पीड हमने v माना है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन v। म्यू क्या है मेरे दोस्त, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ कंपेयर किया जाए, अभी हमने किसके साथ कंपेयर किया है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ कंपेयर किया है। किसका किसका रेशियो है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में और लाइट का स्पीड मीडियम में। तो लाइट के स्पीड को हमने वैक्यूम के साथ कंपेयर किया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें मिल रही है म्यू, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। घबराना नहीं है दोस्त, घबराना नहीं है, ये म्यू क्या है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको मैं एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं, है ना, इसको मैं एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकइस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ कंपेयर किया गया है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, पक्की बात। चलो चलो चलो, अब मैं आपको इसी पर एक क्वेश्चन बता देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन करते हैं ताकि एक फील आ जाए अच्छा सा। मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, या फिर ये कोई भी एक मीडियम है। इस मीडियम में ना लाइट की स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस मीडियम में ये वैक्यूम है, ये क्या है, वैक्यूम है। आमतौर पर वैक्यूम को हम एयर भी लिखते हैं, क्योंकि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 के करीब कुछ होता है। तो एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है। वैक्यूम का 1 होता है और एयर का 1.0003 के करीब कुछ होता है। तो हम मान लेते हैं कि वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड सेम है, इसलिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाता है। तो ये वैक्यूम है या फिर एयर है, यहां से लाइट जा रही है ना, तो फिर ये क्या होगी, बेंड होगी। क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर की ओर जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो किधर बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा लाइट। अब वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ खास नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि म्यू इक्वल टू होता क्या है, c अपॉन v। मेरे दोस्त जब भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो फॉर्मूले लिखना नहीं बोलना है। आप जब भी सॉल्व करते हो तो एक बार फॉर्मूला लिखो। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखोगे ना आप, तो आपको लिखने का आदत बनेगा और फॉर्मूले याद होंगे, है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸। तो 10⁸ कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 3/2। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी, नहीं। क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि लाइट का स्पीड वैक्यूम में इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, ये भी तो स्पीड ही है मीडियम में, मीटर पर सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, जो ही ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे तो कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो एक पॉइंट, और ये तो समझ गए ना आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना होगा, 3/2, ठीक है। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है दोस्त, कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे दोस्त, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम अगर मनाओगे तो
जाऊंगा, एक तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है? क्योंकि स्पीड अपॉन स्पीड दोनों एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल कर दिए, कोई यूनिट नहीं बचा। ठीक है, तो ये बात लिख लें आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। ये जब भी मैं ऐसे म्यू लिखूं सिर्फ किसी मीडियम का, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.3। यहां से लाइट आएगा, इंसिडेंट होगा। अच्छा ये एयर है, ये क्या है? एयर या फिर वैक्यूम। इसकी म्यू कितनी होती है? 1। तो ये ऐसे चलेगा इधर, ठीक है। ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर। हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हुई जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है? तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है ना दोस्त। क्या सिंपल सा है? म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इक्वल, अच्छा म्यू की वैल्यू तो दे ही रखा है ना अपने को, कितना दे रखा है? 1.3। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ और वी हमें नहीं पता, यही तो निकालना है मीडियम में कितना स्पीड है। तो v इज इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.3। तो 3 अपॉन 1.3 कितना होता है? आप खुद से करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा? 2.3। एक चीज समझने वाली बात क्या है, देखना, ये एयर में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो रही है? 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आप ये समझ पा रहे हो? इसमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट की स्पीड, और इसमें 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो क्या लाइट की स्पीड इस मीडियम में घट रही है? जी हाँ। कितनी घट रही है? कितनी घट रही है लाइट की स्पीड? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना गुना। समझ रहे हो? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना टाइम्स लाइट का स्पीड घट रहा है। मतलब अगर लाइट का स्पीड इसमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.3 हो जाएगा। उतना टाइम्स कम हो जाएगा लाइट का स्पीड। ठीक है, तो वही तो मैं बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कितना गुना लाइट का स्पीड धीमा हुआ है, ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो चलो एक बात और लिखते हैं, एक बात और लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? एक मैं थियोरेटिकल चीज बता रहा हूं, मजेदार चीज है दोस्त, ध्यान से सुनना। फील की बात है ना? ऐसे लिख करके लिख देता हूं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is given as mu, it means the speed of light, it means the speed of light has been slowed down mu times
इन कंपेरिजन टू वैक्यूम। ये कंपेरिजन की स्पेलिंग देख लेना यार, इन कंपेरिजन टू वैक्यूम। ठीक है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है तो आप ये समझो कि लाइट का स्पीड उस मीडियम में म्यू टाइम्स कम हो गया है, म्यू टाइम्स कम हो गया है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? म्यू टाइम्स कम हो जाने का मतलब क्या है कि अगर 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 ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया गया है और ये वैक्यूम है, ये क्या है? वैक्यूम है। तो जो ही अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया गया है, जो ही लाइट इस मीडियम में आएगी वो 2 गुना कम हो जाएगी। तो 2 गुना कम हो जाने का मतलब क्या है कि v इज इक्वल टू, इसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है c, और इसमें 2 गुना कम होने का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसमें लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 गुना कम, मतलब डिवाइड कर देंगे हम उसको। समझ रहे हो इस बात को? अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.8 दिया हुआ है, तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.8 टाइम्स धीमा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं तो वैक्यूम के कंपैरिजन में, या कोई दूसरा मीडियम लेते तो उस मीडियम के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पक्की बात? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर कदम में साथ तेरा बस यूं ही निभाऊंगा, कभी तुझे याद मेरी आए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्त, अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच का कंपैरिजन, है ना? इसमें किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है दोस्त? मान लो एक मीडियम ये वाला है, मान लो एक मीडियम ये वाला है और दूसरा मीडियम ये वाला है। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से दोनों बना रहा हूं ताकि आप आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर पाए। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ठीक है, जब अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कंपैरिजन में, समझ रहे हो? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कंपैरिजन में। पहले मीडियम 1 की जगह पे कौन था? पहले मीडियम 1 की जगह पे कौन था? तो पहले वैक्यूम था, लेकिन अब वैक्यूम नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि कोई ऑयल से पानी में लाइट जा रही हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था कि लाइट एयर से या फिर वैक्यूम से वाटर में या फिर कोई दूसरे मीडियम में जा रहा है। ये अब वैसा नहीं है सीन। अब कैसा सीन है कि कोई एक मीडियम से यानी कि मान लो ये ऑयल है, ऑयल से लाइट वाटर में जा रही हो, तब कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? तब हम कैसे मेजर करेंगे कि लाइट कितना स्लो हुआ है या कितना फास्ट हुआ है? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्त? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू 2 1 से करेंगे, लेकिन देख लेते हैं अभी इस बात को। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द
रेशियो ऑफ, क्या है दोस्त, रेशियो मतलब सिंपल सी बात है, डिवाइड करना है, बात खत्म, ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the ratio of refractive index of medium 2 with the refractive index of medium 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस बात को हम लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ आ रहा है आपको कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये होगा कितना, रिफ्रैक्टिव अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कैसे लिखेंगे, c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या था, c अपॉन v2, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या हो जाएगा, c अपॉन v1। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या, अच्छा इसको ऊपर लेकर आओ, इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये क्या बनेगा, c इंटू v1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे c इंटू v2। तो c से c कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2। अब ये μ21 है क्या, क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 के कंपैरिजन में। अब ये हमको क्या बताएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताएगा कि मीडियम 2 में लाइट मीडियम 1 के कंपैरिजन में कितना स्लो हुआ है। मीडियम 2 में लाइट मीडियम 1 के कंपैरिजन में कितना स्लो हुआ है, ये कौन बताएगा, बोलो बोलो बोलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ रही है आपको बात, अरे बोलो ना, हाँ जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी, ये चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो, वाटर और ग्लास हमको दे रखा है, ये ग्लास है, ये क्या है, ये है ग्लास, और इधर है वाटर, ये वाला जो बना रहा हूं मैं ये है वाटर। चलो, तो ये क्या है, ये है ग्लास, और ये क्या है, वाटर। हमें दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमको दे रखा है 4/3, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर का हमको दे रखा है 3/2। हमसे दो चीजें पूछ रखा है। अच्छा, एक और चीज लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, if the speed of light in glass is, कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है दोस्त, कैलकुलेट, पहली बात
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, और दूसरी बात स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दोनों मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है। आप खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, अपने बुद्धि को, अपने बौद्धिक क्षमता को आजमाएं और इस प्रश्न का जवाब ढूंढें। चलिए, तो मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि मुझे इसका हल ढूंढना पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल है ना, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, क्या हमें वैक्यूम का दिया हुआ है? नहीं, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव मतलब वैक्यूम का डिस्कशन इसमें नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं है, किसका है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले निकाल लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर नीचे वाटर है तो वाटर लिख लो, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका मतलब ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यही होता है ना। तो मेरे दोस्त देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है? 3/2, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 3 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 2। ये कितना हो जाएगा? 9/8। कोई यूनिट नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। अब स्पीड वाला फॉर्मूला ध्यान रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन स्पीड वाले में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। μ21 है तो v1 अपॉन v2 हो जाता है ना। तो स्पीड ऑफ ग्लास ये वाला अपॉन स्पीड ऑफ वाटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब इन दोनों की वैल्यू पुट करें, अभी मैं डिराइव करके भी दिखाया था आपको कि ये कैसे आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आया मेरे दोस्त? 9/8। तो ये कितना हो जाएगा? v ऑफ ग्लास कितना है? ग्लास में वेलोसिटी दे रखी है क्या? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस मच, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाएगा? 16 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा दोस्त? तो 9 × 1 = 9, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 7 9 1.7 समथिंग आ रहा है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? ऐसा ही आ रहा है ना? हाँ 1.7 और भी कुछ आएगा आगे, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना? ठीक है, तो यहां तक की बात हमें समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हमने सेकेंड वाला कर दिया। अरे भाई साहब, पहले आपने सेकेंड ही कर दिया? हाँ हो गया। फर्स्ट वाला क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें कितना दे रखा है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें कितना दे रखा है दोस्त? 4/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना यार, मैं एक बार देख लो, वीडियो चल तो रहा है। बहुत दुख होता है कहीं बीच में बंद हो जाता है तो। हाँ एकदम बढ़िया सुंदर सा चल रहा है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही होगा ना? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 4/3। तो c कितना होता है? 3 × 10⁸। ये 3 को ऊपर लेकर आ जाओ, ये 4 पे डिवाइड कर दो, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमको मिल गया। तो ये कितना आ रहा है? अच्छा वैक्यूम में निकालना था ना, हमें तो ये दिया नहीं है ना दोस्त। 3 × 10⁸, ये तो हमसे पूछा है
ये वाला तुम निकालो, हमें तो बल्कि ग्लास में दिया है ना। तो c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है, 2 इंटू 10⁸ इक्वल टू 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 10⁸, यानी कि c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 2 20, तो 2.66 इंटू 10⁸। देखो ये इतना मीटर पर सेकेंड ये हमारा मैथमेटिक्स कह रहा है, लेकिन क्या लाइट की स्पीड इतनी होती है 2.66? नहीं, 3 इंटू 10⁸ होती है वैक्यूम में। लेकिन ये फी इधर इतना आ रहा है, यानी कि हमने जो ये डेटा लिया है वो कहीं ना कहीं डेटा लेने में हमने गलती की है। बाकी सॉल्व हम ऐसे ही करते हैं, है ना दोस्त। ये गलती कहाँ है समझना इस बात को, कि ये जो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है ना, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या फिर ये जो आपने स्पीड लिया है ना लाइट का वाटर में, ये या फिर ग्लास में, ये कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ लिया है, इस वजह से ये 2.66 आ रहा है। अगर आप एक्यूरेट सब कुछ लेते तो ये भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अप्रोच समझ आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए मैं इस पूरी चीजों को मिटाता हूं और थोड़ी सी बात और करूंगा, थोड़ी सी बात और करूंगा। कौन सी बात होगी दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इधर मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर मैं लिख रहा हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों के बीच का मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूं वैसे आपको। ये क्या है, एक मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है, और दूसरा कोई मीडियम हमें वाटर वगैरह दे रखा है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा क्या, ये बताएगा कि लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में इस मीडियम में स्पीड कितना स्लो हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है दोस्त, इसको मैं बोल देता हूं मीडियम 1, और इधर एक मीडियम है जिसको मैं बोलता हूं मीडियम 2। ठीक है, ये क्या है मीडियम 2। यहां वैक्यूम का कोई डिस्कशन नहीं है, यहां पर वैक्यूम का कोई भी डिस्कशन नहीं है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, स्पीड के टर्म्स में लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उल्टा हो जाएगा दोस्त। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये फॉर्मूले आपको मेरे ख्याल से दिमाग में जा रहे होंगे। लेकिन ये जो μ21 है ये क्या बता रहा है, μ21 क्या बता रहा है, ये आपको सिंपल ये बता रहा है कि इस मीडियम में, इस मीडियम के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड कितनी स्लो हो रही है। समझ रहे हो, इस मीडियम में, इस मीडियम के कंपैरिजन में लाइट कितनी स्लो हो रही है। मान लो ये μ21 की वैल्यू 1.5 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इस मीडियम में लाइट इस मीडियम के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स स्लो हो रही है, 1.5 गुना धीरे हो जा रही है। समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, जो स्नेल्स लॉ था ना उसका, उससे एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। मान लो 2 मीडियम है, इसी में करा दूं क्या, इसी में करा देता हूं। चलो इसको इरेज करते हैं, इसी में क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ये सब इरेज करते हैं। लाइट इस मीडियम से आती है, जहां इंटरफेस है, इंटरफेस पर एक नॉर्मल डालो और फिर लाइट ऐसे बेंड हो जाती है। ये एंगल I 30 डिग्री है, ये एंगल R 60 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्त, ध्यान से सुनना।
आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम 2 का मीडियम 1 के कंपैरिजन में। तो आप स्नेल्स लॉ याद करो। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता था कि साइन आई अपॉन साइन आर वहां में क्या लिखाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। लेकिन क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा? हाँ, एब्सोल्यूट होगा। कब? जब एक मीडियम वैक्यूम हो। लेकिन क्या यहां पर एक मीडियम वैक्यूम है? नहीं। तो क्या यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा? नहीं। तब क्या होगा? रिलेटिव होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मेरे दोस्त साइन आई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर का मतलब क्या हो जाएगा? साइन ऑफ आर की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू 1। समझ आ रहा है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? आप वैल्यूज याद करो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैं वहां पर लिखा रखा था पिछले लेक्चर में, पिछले या पिछले के पिछले में 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू 21 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 2 into 1 अपॉन √3 into 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका 1 अपॉन √3। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। और क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो ये एक मीडियम है और नीचे भी एक मीडियम है। ठीक है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यहां से लाइट इंटर करता है, ये इंटरफेस है ये वाला, और लाइट ऐसे बेंड हो जाता है। ये डेंसर मीडियम होगा ना, ये 1.5 और ये कितना हो जाएगा? नहीं, रेयरर मीडियम हो जाएगा ना ये। तो 3 1 3 1, तो रेयरर मीडियम। देखो ये वैल्यू कितनी 1.5 हो जाएगी, 1.5 से कम है। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की ओर आएगी तो किधर मूव करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बात तो पता है ना आपको? नहीं पता है फिर से सुन लो। मान लो ये एक रेयरर मीडियम है ना, और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर की ओर आएगी, हालांकि बता रखा हूं लेकिन फिर से सुन लो, रेयर से डेंसर की ओर आएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, और डेंसर से रेयर की ओर जाएगी तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। बात खत्म। अच्छा, रेयरर मीडियम कौन होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और डेंसर मीडियम कौन होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। चलो अब इस केस में क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम आई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखे हैं तो आप मुझे एंगल आर की वैल्यू बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये आर। तो हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। आई की वैल्यू कितनी है दोस्त? 30 डिग्री अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो म्यू 2 कितना है? 4/3 और म्यू 1 कितना है? 3/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू 4 इसको ऐसे लिख लेते हैं ना दोस्त, 4 × 2/3 × 3। तो साइन आर कितना हो गया? ये अगर इधर चला गया ये हो जाएगा 1/, 1 मिनट रुक जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू साइन आर इक्वल टू 8/9। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये साइन आर में इधर लेकर चला गया तो 9 इधर आएगा और 8 इधर आएगा। ये कितना आ जाएगा? 9/8 इंटू 2। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/16। तो जब भी ऐसा है, अब साइन आर की वैल्यू कब होती है 9/16? ये तो हमें नहीं पता। तो चुपचाप से क्या लिख देना?
R इक्वल टू साइन, ऊपर एक -1 लगाना, इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स। क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स। 12th क्लास में आपको पूरा पढ़ना ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF बोलते हैं उसको, 12th में पढ़ेंगे वो सब, तो चिंता ही नहीं करना, बस ऐसा लिख देना है साइन इनवर्स 9/16, ये हो गया R का वैल्यू। ठीक है दोस्त, चलो मेरा मन कह रहा है एक क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसको हम थोड़े से अलग तरीके से करेंगे, या फिर रहने दूं, ज्यादा हो जाएगा तो फिर तुम सोचोगे अरे यार ये सब क्या क्या पढ़ा दिया गया यार। चलो चलो इतना काफी है मेरे ख्याल से, आप इतनी चीजों को कवर करो, फिर ये सारा हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखना, अगर अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर, है ना, समझ आ रहा है आपको। तो इन्हीं चीजों के साथ आज मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो टॉपिक है इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको एक बार में थोड़ा सा किचकिच सा लगा हो, धीमे धीमे जाओ, है ना, आराम से पढ़ो। जब भी हम कुछ पहली बार सीखते हैं ना तो हमें टफ लगता है, और ये सारी चीजें ऑब्वियसली थोड़ी सी वो पकाऊ किस्म की लगेंगी, थोड़ा सा टफ लगेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, लेकिन जोर पड़ रहा है पढ़ने दो, पूरा जोर डालो दिमाग पे, है ना। तलवार पर धार तभी बनती है जब उस पर हम जोर डालते हैं, जब हम उसको रगड़ते हैं, तो दिमाग तेज तभी होगा जब उस पर जोर पड़ेगा। सही है दोस्त, पूरी एफर्ट डालिए, अच्छे से पढ़िए। मैं डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट डाल दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वर्कशीट को सॉल्व करिए, है ना, वर्कशीट को सॉल्व करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, हम वहां पर पूरा डिस्कशन करते हैं और कहेंगे। आप आइए, मेरा विश्वास मानिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम फिजिक्स को एक अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, टाइम पास के लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है, एग्जाम के मार्क्स क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो मार्क्स आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कम है, आप 4 क्वेश्चन करके जाते हो किसी के बता देने पर कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो आप वही 4 क्वेश्चन तक रह जाते हो। थोड़ी सी ट्विस्ट आएगी, आपके खत्म, सारे 4 क्वेश्चन निकल आएंगे। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, चीजों को करके जाओगे जैसा हम कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी पूछ ले, कॉन्फिडेंट रहोगे, कहोगे लाओ भाई जो होगा देख लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्त, और बहुत एफर्ट लगता है एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।